सभी विद्यार्थियों का मेरी हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, कल हमने निबंध लेखन के विषय में पिछले वीडियो में बहुत सारी रोचक एवं तथ्यपूर्ण जानकारियों को प्राप्त किया था। निबंध लेखन कहते किसे हैं, निबंध क्या होता है, इसके कौन कौन से अंग होते हैं, इसमें कैसे अपने विचार प्रकट किए जा सकते हैं, आदि आदि के बारे में हम लोगों ने जाना था और समझा था। आज हम निबंध लेखन की कुछ ऐसी बातों पर ध्यान देंगे, कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जिससे निबंध मर्मस्पर्शी अर्थात हृदय को छूने वाला, प्रभावशाली तथा आदर्श बनता है, दूसरों पर अपना प्रभाव डालने वाला बनता है और एक आदर्श निबंध किसे कहते हैं उसके बारे में आज हम प्रकाश डालेंगे। तो आगे चलने से पहले हम सभी निबंध लेखन का पुनरावलोकन कर लें कि निबंध लेखन कहते किसे हैं। निबंध मतलब निबंध का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है कि जिसके ऊपर कोई बंधन ना हो। यह शब्द अंग्रेजी एस्से शब्द का हिंदी पर्याय है जो कि फ्रांसीसी भाषा से आया है और ये ऐसी गद्य रचना है जिसमें हम किसी भी विषय पर स्वच्छंद होकर अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। तत्पश्चात हमने पढ़ा था निबंध के अंग। निबंध का आरंभ अथवा भूमिका या प्रस्तावना, जिसको अंग्रेजी में हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, वो कैसा होना चाहिए। आकर्षक होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को तुरंत ही उसमें रुचि हो जाए, उसको आकर्षण हो जाए और वह उसे अच्छा लगे। इस विषय में निबंध का परिचय दिया जाता है जिस विषय पर हम निबंध लिखते हैं। दूसरा भाग होता है निबंध का मध्य भाग। पिछली बार हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके बारे में भी पढ़ा था। मध्य भाग में हम अनुच्छेदों के द्वारा यानी पैराग्राफ राइटिंग के द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से साझा कर सकते हैं और इसमें पढ़ने वाले को यह लगे कि वे किसी विषय के प्रति क्रमबद्ध विचारों को पढ़ रहे हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा विषय, हमारी जो विषय वस्तु है वो क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप में हो। तत्पश्चात निबंध लेखन में उपसंहार की प्रक्रिया को किया जाता है। उपसंहार यानी जो भी हमने निबंध लिया, जो भी हमने निबंध लिखा, उसकी शिक्षा क्या मिलती है, उस निबंध से हम किस मंजिल पर पहुंचते हैं, उपसंहार इसे कहते हैं, इंग्लिश में जिसे कंक्लूजन कहा जाता है। तो आरंभ की तरह जो निबंध का अंत भी होता है उसको उपसंहार कहते हैं। वह भी अति महत्वपूर्ण अंग होता है निबंध का, जो परीक्षक या पाठक के हृदय पर अपनी छाप छोड़ जाता है, इसलिए इसे भी आकर्षक होना ही चाहिए। तो आज हम बच्चों जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनसे हम अपने निबंध को किसी के हृदय को छू लेने वाला, पाठक अथवा परीक्षक के हृदय को छू लेने वाला, प्रभावशाली तथा आदर्श कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले विषय संबंधित जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। जिस विषय पर हमें निबंध लिखना है उस विषय पर हमें अपनी जानकारी पूरी तरह से इंटरनेट के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, आदि आदि जितने भी मीडिया हैं उनके माध्यम से हमें अपनी इस निबंध के विषय में जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो क्या कहती है कि शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए किसी निबंध को, मान लीजिए कि हम एक निबंध लेते हैं सिकुड़ते वन, अथवा हम एक निबंध लेते हैं दहेज कुप्रथा, तो उसमें जो शब्द सीमा होती है उस पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और उस विषय संबंधित जानकारी को इकट्ठा करना चाहिए। शब्द सीमा अगर 250 शब्दों की दी गई है तो उसी शब्द सीमा का हमें पालन करना चाहिए। यदि 200 शब्दों की शब्द सीमा है तो उसी शब्द सीमा का पालन हमें करना चाहिए। उसके विपरीत धारा में हमें निबंध को नहीं ले जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है
निबंध को मुख्य मुख्य बिंदुओं में बांटना चाहिए। जैसे हमने एक निबंध लिया दहेज कुप्रथा, तो दहेज कुप्रथा में हम सबसे पहले उसका आरंभ यानी हम सबसे पहले उसकी प्रस्तावना या भूमिका लिखते हैं। तत्पश्चात हम उसमें उसका मध्य भाग लिखते हैं, उसके बाद उपसंहार लिखते हैं। लेकिन मध्य भाग में ही हम बहुत सारी चीज़ों को इसमें दर्शा सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को दर्शा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तथ्यों को दर्शा सकते हैं, जैसे दहेज कुप्रथा कब से शुरू हुई, इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या हानि हैं, और इसको हटाने के लिए, मिटाने के लिए किन किन लोगों ने संघर्ष किया, इसके खिलाफ, दहेज कुप्रथा के खिलाफ सरकार ने क्या कानून बनाए, बाल विवाह के खिलाफ क्या कानून बनाए, आदि आदि। इन सब मामलों पर हम इन बिंदुओं पर प्रकाश डाल सकते हैं। इन तथ्यों को भी हम मुख्य मुख्य बिंदुओं में बांट सकते हैं, ताकि पढ़ने वाले को बोरियत ना हो और वो पॉइंट वाइज आपके निबंध को पढ़ सके, उसे भी एक नई नवीन नित्य नवीन रस मिले उसे पढ़ने में। चौथा पॉइंट क्या कहता है? अनावश्यक बातों से निबंध को विस्तृत नहीं करना चाहिए। अगर हम टेलीफोन के बारे में लिख रहे हैं तो उसमें टीवी को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, उसमें फ्रिज को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, उसमें एसी को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, उसमें रेडियो को अथवा टेप रिकॉर्डर को या वीसीडी को या अपनी पेन ड्राइव को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जिस विषय पर हम लिख रहे हैं उसी विषय पर ही हमें टिके रहना चाहिए, और अनावश्यक फालतू की बातों से निबंध को विस्तृत करने के चक्कर में हम कहीं निबंध की मुख्य राह से भटक ना जाएं, इस बात का अवश्य हमें स्मरण रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। पांचवा पॉइंट कहता है भाषा सरल एवं सारगर्भित होनी चाहिए। सरल भाषा का उपयोग होना चाहिए, क्लिष्ट भाषा का, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, और सारगर्भित भाषा होनी चाहिए। सारगर्भित का इंग्लिश में आप अर्थ समझ सकते हैं समरी वाइज, मतलब जो भी आप बोलें वो सार बातों को बोलें, किसी अन्य चीज़ों को लेकर, किसी अन्य विषय को लेकर, विषय से भटकाने वाली चीज़ को, उसके बारे में हम निबंध लेखन में उसको सम्मिलित ना करें, और अपनी बातों को सार रूप में, समरी वाइज रूप में हम निबंध में प्रस्तुत करें। छठा पॉइंट कहता है आवश्यकता अनुसार दोहे, शायरी या किन्हीं गीतों के बोल निबंध को जीवंत बनाते हैं। मैंने आपको प्रारंभ में ही यही कहा था कि यदि आप अपने निबंध का प्रारंभ किसी दोहे, किसी शायरी अथवा किसी गीत के बोल से करते हैं तो पढ़ने वाला तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, क्योंकि गीत, बोल, दोहे, सोरठा अथवा शायरी अथवा कोई पद, तो ये हमारे निबंध को जीवंत बनाते हैं, इनमें जान डाल देते हैं। जीवंत बनाते हैं मतलब इनमें जान डाल देते हैं। जैसे अगर हम दहेज कुप्रथा के बारे में हम पढ़ते हैं, लिखना है हमें निबंध, तो हम शुरू में क्या दोहा डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं? उसमें हम डाल सकते हैं लड़का लड़की एक समान, तभी बनेगा भारत महान। तो इस तरह से अगर हम निबंध की शुरुआत करते हैं, या ऐसे हम कहते हैं दहेज ही, बेटी ही दहेज है, दहेज लेना अभिशाप है और बेटी ही दहेज है, या लड़की ही दहेज है। तो ऐसा हम कुछ कोटेशन करके जब हम निबंध को शुरू करते हैं तो इस प्रकार के जो निबंध होते हैं वो आकर्षक एवं प्रभावशाली अपने आप को बना लेते हैं और वो जीवंत लगते हैं, यानी उनमें जान आ जाती है। सातवां पॉइंट कहता है निबंध की प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द एसे। निबंध की प्रस्तावना आकर्षक तथा कलात्मक होनी चाहिए। आकर्षक भी होनी चाहिए यानी प्रभावशाली होनी चाहिए, कलात्मक होनी चाहिए यानी कला से संबंधित होनी चाहिए। इसमें ऐसी चीज़ें लिखनी चाहिए शुरुआत में, निबंध की प्रारंभ में, कि पढ़ने वाले को वो अपनी ओर आकर्षित करे। आठवां पॉइंट कहता है उपसंहार के अनुच्छेद में सारांश को प्रविष्ट करें।
यानी जब हम किसी भी निबंध का कंक्लूजन या उपसंहार लिखें तो उसमें सारांश लिखें, उस निबंध का सारांश अर्थात समरी लिखें कि हमें इस निबंध से क्या शिक्षा मिलती है, अथवा यह निबंध हमें किस राह पर ले जाना चाहता है, अथवा इस निबंध के माध्यम से हमें क्या जानकारी अथवा ज्ञान मिलता है, आदि आदि। इन सब चीज़ों को, इन सब तथ्यों को उपसंहार के अनुच्छेद में यानी पैराग्राफ में सारांश के रूप में हमें लिखना चाहिए। तो आज हमने इन 8 पॉइंट्स पर चर्चा की। अभी हम आगे बढ़ते हैं निबंध के प्रकार पर। अब निबंध के प्रकार पढ़ने से पहले हम जान लें कि निबंध के कितने प्रकार होते हैं। कई प्रकार के निबंध होते हैं। निबंध आप सभी को पता है कि गद्यांश की, साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है निबंध, और यह गद्य रूप में लिखा जाता है। इन्हीं निबंधों के प्रकार होते हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। निबंध के प्रकार। निबंध के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक अर्थात किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, पदार्थ का, प्रकृति का, स्थान का, अथवा किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु, व्यक्ति का, उसके बारे में विश्लेषण करना, विवेचना करना अथवा वर्णन करना। इन निबंधों को हम वर्णनात्मक निबंध की श्रेणी में रखते हैं। तो इन निबंधों को हम वर्णनात्मक संबंध बताते हुए इनका वर्णन करते हैं। इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, पदार्थ अथवा प्रकृति से संबंधित किसी वस्तु का वर्णन किया जाता है, पूरी विवेचना की जाती है। दूसरे प्रकार के निबंध कौन से होते हैं? विवरणात्मक निबंध, जिसमें अलग अलग विवरण किया जाता है। इसके अंतर्गत कल्पनाओं का प्रयोग अधिक किया जाता है कि हम हिमालय क्षेत्र में गए, वहाँ पर हम जब पहुँचे तो हमें ऐसा लगा कि हम आसमान में सैर कर रहे हैं और हमारे पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे हैं। हवा इतनी ठंडी चल रही थी मानो हमारे शरीर में बर्फ़ जमा देगी, आदि आदि। इस प्रकार की कल्पनात्मक शैलियों का प्रयोग विवरणात्मक निबंधों में किया जाता है। ऐतिहासिक घटनाओं का प्रयोग अधिक किया जाता है। ऐतिहासिक घटनाएं, पर्यटन घटनाएं, पर्वतारोहण यानी पर्वत पर चढ़ना, पर्वत का दर्शन करना, पर्वत पर हम घूम कर आए हैं, ऐसी घटनाओं का वर्णन करना। हम किसी जगह पर गए हैं, किसी स्थान पर गए हैं घूमने, ऐसी स्थान जहाँ पर घूमने लायक तथ्य हों वहाँ का वर्णन करना, आदि आदि संबंधित निबंधों को विवरणात्मक निबंध की श्रेणी में रखा जाता है। तो बच्चों, आज हमने 2 प्रकार के निबंध के प्रकारों पर चर्चा की है, वर्णनात्मक निबंध एवं विवरणात्मक निबंध। अगली वीडियो में हम और 2 अन्य प्रकार के निबंधों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए एवं घर में सुरक्षित रहिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंकिंग यू एवरीवन। थैंक यू ऑल माय स्टूडेंट्स। थैंकिंग यू अगेन।